नाज़रीन, रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके जहन में दूर दूर तक सूखी और बंजर ज़मीन आ जाएगी। लेकिन क्या हो अगर इसी ज़मीन में सफ़ेद रंग घोल दिया जाए? जी हाँ, कुदरत ने इसी नायाब हुस्न से नवाजा है गुजरात के कच्छ को, जहाँ नमक का खूबसूरत समुंदर है जो अपने देखने वालों को हैरत में डाल देता है। और इसकी यही बेमिसाल खूबसूरती में तब और चार चांद लग जाते हैं जब यहाँ मुनक़िद होता है रण उत्सव। गुजरात की जिंदा दिल रिवायत हो या यहाँ की लोक मौसीकी या रक़्स, ये सभी इस सफ़ेद समंदर में उस वक्त रंग भर देते हैं जब रण महोत्सव पूरे आबोताब में होता है। फ़न और सक़ाफ़त से मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक नायाब जगह है और यहाँ की आलीशान टेंट सिटी और यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी में मौजूद मुनफरिद रिवायत हर साल लोगों को अपनी तरफ खींची ले आती है। आइए आपको भी इससे रूबरू कराते हैं। वारी दावो रे बलिहारी दावो रे हो, वारी दावो रे बलिहारी दावो रे, फिर छत करो आंगल आया बेवारी दावो रे। ये सफेद चमचमाता हुआ रेगिस्तान पूरे माहौल में अपनी चांदनी बिखेर रहा है। वारी दावो रे बलिहारी दावो रे, रण में खिलते हुए ये खूबसूरत फूल चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। ये है मुल्क का सबसे बड़ा जश्न, रण उत्सव। रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक सूखी और बंजर जगह की शक्ल उभरती है। पर क्या आपने एक रेगिस्तान को फन और सकाफत से शराबोर देखा है? रेगिस्तान के सबसे बड़े जिले कच्छ में जहां के धोरडो गांव में मुनक़िद हुआ ये सफेद रण, और रेगिस्तान की इसी सफेद चादर को रंगीन बनाता है ये अजीम उत्सव, रण उत्सव। साल 2006 में शुरू हुआ 3 दिन का रण उत्सव आज 4 महीने के अजीम और खूबसूरत फेस्टिवल में तब्दील हो चुका है। इस बार के रण फेस्टिवल में ये खूबसूरत और आलीशान टेंट सिटी यहाँ आए नाजरीन के और सयाहों के तवज्जो का मरकज होगी। इस टेंट सिटी को बनाने में हजारों लोगों की महीनों की मेहनत लगी है। 3 किलोमीटर के दायरे में बनी ये टेंट सिटी रण उत्सव में आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। यहाँ लोग कुदरत से करीब होने का एहसास तो करते ही हैं, साथ ही गुजरात और कच्छ की सकाफत और रिवायती रहन सहन से भी रूबरू होते हैं। गुजरात की बात हो और लोक मौसीकी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गुजरात के रिवायती गीत संगीत इस रण उत्सव में और भी जादू भर देते हैं, चाहे गरबा हो या कोई कबायली रक़्स। कच्छ रिवायतों और सकाफती एतबार से काफी मालामाल है। यहाँ की तर्ज जिंदगी से जुड़ी हर शय में सकाफत झलकती है, फिर चाहे वो मिरर वर्क से सजी पोशाकें हों, कबायली दस्तकारी हो या रंग बिरंगी पेंटिंग्स, कठपुतलियाँ, चांदी के जेवरात या फिर लकड़ी का फर्नीचर। यहाँ पर मौजूद हर सामान कच्छ की खुशहाल विरासत की दास्तान बयान कर रहा है। और इसी फन और सकाफत ने कच्छ को भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई है। वारे जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वो वारे जाऊं
कच्छ रण उत्सव राजस्थान की झिलमिलाती सकाफती विरासत का एक आईना है, जिसे देखना और महसूस करना अपने आप में एक खूबसूरत तजुर्बा है। मेवारी जाऊं रे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि हिंदुस्तान की सकाफत में हमारी ये लोक रिवायात कितनी रची बसी हैं। कोई भी ख़ास मौका हो, ये रंगारंग रिवायात उस माहौल को और भी खूबसूरत बना देती हैं। ऐसी ही एक लोक फनकारी है एप्पन। एप्पन जो उत्तराखंड के कुमाऊं की शानदार रिवायत की पहचान बन चुकी है। इस फनकारी की ख़ास बात यह है कि इससे ख़वातीन अपना नाम कमा रही हैं। किसी भी शुभ मौके पर बनाई जाने वाली एप्पन फनकारी ख़वातीन को दुनिया भर में एक पहचान दिलाने के साथ साथ उनके आमदनी का ज़रिया भी बन रही है। और उत्तराखंड सरकार भी इस फनकारी को फ़रोग़ देने की मुहिम चला रही है। भारत जो लोक सकाफत की रंगीली सरजमीन है, यहाँ हर रियासत अपनी एक ख़ास सकाफती पहचान रखती है जो इसकी रूह है। वही ये लोक फनकारी इस रियासतों की तर्ज ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा भी है। एक ऐसी ही अनोखी फनकारी है कुमाऊं की मकामी मुसव्वरी, जिसे एप्पन की शक्ल में जाना जाता है। उत्तराखंड में खास तौर से शुभ मौक़ों पर बनाई जाने वाली रंगोली को एप्पन कहते हैं। एप्पन कई तरह के डिज़ाइनों से भरी होती है। इसी लोक फनकारी को दुनिया भर में मकबूल बना रही है नैनीताल के एक गांव भीड़ पानी की बेटी पूजा पडियार। हमारी फैमिली में सभी लोग हमारे उत्तराखंड के इस कल्चर को एप्पन आर्ट जिसे हम कहते हैं वो सब बनाते थे, तो मुझे भी इस काम में रुचि थी और मैंने ये सब स्टार्ट किया। पूजा की ही तरह नैनीताल के पास रामनगर की मीनाक्षी भी एप्पन की फनकारी से न सिर्फ अपने हुनर को बल्कि आसपास की ख़वातीन को भी इक़्तिसादी तौर से मजबूत होना सिखा रही हैं। एप्पन को फिर आगे बढ़ाने के लिए तो रोजगार से जोड़ना जरूरी था, तो इसमें हमारे साथ जो लोकल महिलाएं जुड़ी हुई, अभी हमारी टीम में 30 लोग हैं, तो इसमें से कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। उनको हम पहले एप्पन कला के बारे में बताते सिखाते हैं, उसके बाद हम उनको वॉल्स के काम देते हैं। उत्तराखंड सरकार और एप्पन फनकारों की मदद से एप्पन का फन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और निखर संवर कर पहुंच रहा है। नाज़रीन, जैसा कि अब सभी तरह की अदबी और सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम होना शुरू हो गया है, वहीं थिएटर शायकीन का इंतज़ार भी अब ख़त्म हो गया है। कोरोना के दौर के बाद दिल्ली के श्री राम सेंटर में पहले थिएटर प्ले का एहतमाम किया गया। गिरफ्तारी नाम से पेश किया गया ये ड्रामा दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी है जो समाज से अलग थलग हो चुका है, और उसके इसी पसोपेश को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। आइए देखते हैं। कोविड के दौर में अदब और सकाफत से जुड़ी दुनिया ने एक खालीपन और नाजरीन से दूरी का एक लंबे वक्त तक सामना किया, लेकिन हालात मामूल पर आते ही अब तमाम सरगर्मियां भी लौट रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के श्री राम सेंटर में फ्रांज काफ्का का एक मकबूल नॉवेल द ट्रायल पर बना ड्रामा गिरफ्तारी पेश किया गया। अजी नाम में क्या रखा है, लेकिन आप मुझे इतना भाव दे रहे हैं, तो चलिए मेरा नाम भाव रख दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन अल सवेरे बिस्तर पर लेटे लेटे एक आम आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस दौरान कोविड-19 को देखते हुए तमाम एहतियात बढ़ती गईं।
फ्रांज काफ्का 20वीं सदी में सकाफती तौर से असरअंदाज होने वाली मुख्तसर कहानियों और नॉवेल्स के जर्मन मुसन्निफ थे। उनकी तख्लीकात जदीद समाज में फैल रही अलहदगी पसंदी को जाहिर करती है। गिरफ्तारी भी एक ऐसी ही कहानी है। सुन रहा है? ये आनंदी भाई को आवाज लगा रहे। ये आनंदी भाई के हाथों से चाय पीनी है, जरा इसे चाय तो पिला दे। अरे चाय वाय तो आप भूल ही जाओ भैया। वो तो तुम्हें ना मिल सकती। ये खबर तो मेरे लिए बहुत नहीं कि मेरे घर में मुझे चाय नहीं मिल सकती। बिल्कुल। अभी तो देखिए द ट्रायल में एक ऐसे शख्स की कहानी है जिस पर झूठा इल्जाम लगाकर हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है। मेरे घर में घुस के मुझे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए, ये हुक्म देने वाले तुम लोग होते कौन हो? तेरा फूफा है। बकवास नहीं, और तुम्हारी बकवास बंद हो जाए तो मैं आनंदी को बुला रहा हूँ। आनंदी, एक बात कह दिया ना कि ना आनंदी आएगी और ना चाय। फिर बहस किस बात की है? पंचायती करेगा। काफ्का के इंतकाल के बाद शाया हुआ ये नॉवेल आलमी अदब की सबसे पेचीदा तख्लीकों में से एक है और श्री राम सेंटर में पेश हुए इस ड्रामे गिरफ्तारी में भी फनकारों ने अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए इस ड्रामे में जान डाल दी। ये तुम्हारा काम है कि तुम मुझे बताओ कि किस लिए गिरफ्तार करने आए हो? अरे हमारा काम गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी का कारण बताना नहीं है। कारण तो वो बताया जिन्होंने बोला तुझे गिरफ्तार करने। कौन है वो? आवाज नीचे। उसे किसी तरह भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह उसके सर पे कहां से ये मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ड्रामे की डायरेक्टर रमा पांडे भी अपनी शानदार अदाकारी के जरिए ड्रामे को आगे बढ़ाती गईं। उसे याद ही नहीं आया कि किया क्या है, क्यों गिरफ्तार किया। रमा पांडे रमा थिएटर, नृत्य विद्या और मॉन्टेज फिल्म्स कंपनी की बानी हैं। जयपुर में पैदा हुई रमा पांडे ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया। उन्होंने शतरंज के मोहरे, भूमिजा, कंचन रंग, जासिमा ओडन और शत्रुमुर्ग वगैरह जैसे कई ड्रामों में अदाकारी की। क्या इंसान खड़ा है और आदमी को पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। पत्र देखो तो तू जिंदा है, पत्र नहीं है तो तू मरा हुआ, तेरा कोई वजूद ही नहीं। वो गया कमरे में, उसने अपनी दराजें खोली और पहचान पत्र ढूंढा। बहुत ढूंढा, लेकिन पहचान पत्र नहीं मिला। इस मुल्क में कानून है और तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, समझे तुम? मैं तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा। देना पड़ेगा। ये देखो। गिरफ्तारी ड्रामा मौजूदा दिल्ली में एक आम शख्स की कहानी है जो समाज से अलग थलग हो चुका है। डायरेक्टर ने ड्रामे में भारतीय रिवायतों और अवामी पॉलिसियों के मेल का एक बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। ड्रामे में राजस्थान के कीकर, ढोल ताशे और दिल्ली की सड़कों के नेफरी साजो सामान का इस्तेमाल खूब किया गया। इस तरह इस ड्रामे में थ्रेटिक्स के तमाम रंग देखने को मिले। अरे क्या दिया ना एक बार? काला कोट यानी काला कोट, ब्लैक कोट यानी ब्लैक कोट, काला बंद गले का कोट यानी काला ब्लैक बंद गले का कोट। पहले तो मैं बंद गले का काला कोट, अगर इसी से शांति मिलती है तुम लोगों को तो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर तस्वीर कुछ ना कुछ ज़रूर कहती है। एक मुसव्विर जब अपने जहन में उभरने वाले ख्यालात को रंगों की ज़बान के ज़रिए अपने कैनवास पर उतारता है तो उसको देखने वाले भी सुनने और समझने लग जाते हैं। यही तो एक फ़नकारी की खूबसूरती है कि उसको देखने वाले उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसी ही एक पेंटिंग नुमाइश का एहतमाम किया गया चंद्रा भट्टाचार्य की जानिब से, जिन्होंने ख़वातीन के सफ़र और उनके दर्द और उनके जज्बात को बेहद खूबसूरत अंदाज में उभारा है। आइए आपको भी दिखाते हैं। फनकारी किसी के लिए अपने ख्वाबों को रंग देने का जरिया है तो किसी के लिए अपने अंदर भर रहे दर्द को बाहर निकालने का जरिया। एक फनकार अपने ब्रश से आसपास ही नहीं दिल के अंदर के ख्यालात को भी मुकम्मल करता है।
ये तमाम तस्वीरें रोजमर्रा की जिंदगी में खवातीन के साथ हो रही बदसलूकी और इस्तेसाल की कहानी बयान करती हैं और इन्हें कैनवास पर उतारा है चंद्रमा भट्टाचार्य ने। चंद्रमा ने शांति निकेतन में रहकर अपनी फनकारी की शुरुआत की और इंसानियत और हमदर्दी उनकी मुसव्वरी की रूह है। ये एग्जीबिशन मोमेंटोज फॉर मोमेंट्स उस दर्द को बयान करती है जिससे होकर एक औरत गुजरती है। चंद्रमा के लिए उनका फन और पेंटिंग्स बनाना एक तरह का मेडिटेशन है जो उन्हें खुद से जोड़ने में मदद करता है। एक औरत ही बेहतर तरीके से एक औरत के अंदर घुट रहे दर्द के बहाव को सुन सकती है, समझ सकती है और चंद्रमा ने तो मानो औरत के जिंदगी की कहानी रंगों के जरिए उधेड़ कर रख दी है। वो औरत जो अपने दर्द को दबाती है, छुपाती है, उसी दर्द को मुसव्वरी की शक्ल देकर चंद्रमा ने रंगों के जरिए दर्द की एक रंगोली सजा दी। उम्मीद यही है कि जब ये दर्द बाहर आएगा तभी इसकी दवा मिलेगी। उत्तर और दक्षिण भारत की दो दिशाएं ही नहीं बल्कि यहाँ की सकाफत के दो चमचमाते चेहरे भी हैं। उत्तर जहाँ गंगा बहती है और अकीदत के फूल खिलते हैं, वहीं दक्षिण जहाँ झरझर कृष्णा और कावेरी बहती है और इसके पानी में जिंदगी सांस लेती है। उत्तर जहाँ मीठी ज़बान बोली जाती है, वहीं दक्षिण की ज़बान भी कई सकाफतें ओढ़ी हुई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर और दक्षिण एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान भी है। और क्या ही अच्छा हो अगर उत्तर और दक्षिण की जुगलबंदी मौसीकी की शक्ल इख्तियार कर ले। आइए ही ऐसे ही एक खूबसूरत पेशकश से आपको रूबरू कराते हैं। भारतीय क्लासिकी मौसीकी में जुगलबंदी की एक शानदार रिवायत रही है। जुगलबंदी हमारी मुख्तलिफ और रंग बिरंगी विरासत की कहानी कहती है। भारतीय क्लासिकल मौसीकी के मशहूर मारूफ गुलकार पंडित भीमसेन जोशी को वफ उत्तर दक्षिण मौसीकी से सजा एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में नाजरीन को उत्तर दक्षिण की बेमिसाल जुगलबंदी देखने को मिली। पहला प्रोग्राम मुंबई में सितार नवाज शाहिद परवेज और गुलकार उमेश जी की जुगलबंदी से सजा था। उस्ताद शाहिद परवेज को सितार नवाजी की विरासत उनके वालिद एजाज खान से मिली, जो इटावा खानदान से ताल्लुक रखते थे और वो पूरी शिद्दत और लगन से इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। Jugalbandi is a meeting of two musical systems. Though Carnatic music and Hindustani music have the same fundamentals, the expressions are different. Playing with Ustad Shahid Parvez ji is always a honor and an enriching experience. We recently performed together at the Nehru Center, Mumbai for Uttar Dakshin, and we were joined by the dynamic Patri Satish Kumar ji on the Mridangam and the peerless Ojo Sadhya ji on the tabla. While Shahid Bhai chose the ragam Bhagyashri, I chose the South Indian counterpart Sri Ranjani to bring in a beautiful blend of two systems, producing a beautiful musical confluence. इस प्रोग्राम का दूसरा सेशन हैदराबाद में हुआ,
इसमें कराना घराने के पंडित जय तीरथ और दक्षिण से विद्वान अभिषेक की जुगलबंदी देखने को मिली। पन्नगशयन गदाधरा पन्नगशयन गदाधरा पन्नगशयन गदाधरा यन पालिसो करुणाकर। कोरोना दौर में भी इस प्रोग्राम का एहतमाम होता रहा है ताकि उत्तर से दक्षिण तक मौसीकी की धारा यूं ही बहती रहे। भारत की तारीख में दास्तानों की एक ख़ास रिवायत रही है, फिर चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या पुराणों की दास्तान, हमारी दस्तकारी हो या मुजस्मा साजी, ये सभी तारीख़ी दास्तानों की एक शक्ल हैं और रक़्स के ज़रिए दास्तान कहने की रिवायत भी सदियों पुरानी है। ऐसा ही एक रक़्स का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जहां ओडिशी और छाया रक़्स के ज़रिए रामायण, महाभारत और पुराणों की दास्तानों को बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। आइए आपको दिखाते हैं। कमानी ऑडिटोरियम गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर के मशहूर फनकारों की पेशकश का गवाह बना। मौका था गुरुदेव प्रसाद नृत्य परंपरा महोत्सव का। इस प्रोग्राम में ओडिशी रक्कासा गुरु मीरा दास ने जब अपनी शानदार पेशकश दी तो देखने वालों तक एक तारीखी और अजीम रिवायत कामयाबी के साथ पहुंची। मीरा दास एक लंबे वक्त से ओडिशी रक्स की मशक कर रही हैं। उन्होंने ओडिशी में बांद रक्स के जरिए अपने रक्स सीखने की शुरुआत की थी। भारतीय रक्स में ओडिशी एक खास मकाम रखता है। ये भारतीय रियासत ओडिशा का एक मकबूल तरीन रक्स है। मुख्तलिफ हाव भाव से सजा ये रक्स भगवान को वक्फ है। इस रक्स का शुरुआती हिस्सा लासिये और आखिरी हिस्सा तांडव से जुड़ा है। इस वजह से इस रक्स में भरतनाट्यम और कथक की एक ही शक्ल देखने को मिलती है। मीरा दास दुनिया भर में ओडिशा रक्स की पेशकश दे चुकी हैं और मौजूदा दौर में इस रक्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी कर रही हैं। तो नाज़रीन, फ़न और सकाफ़त के इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सरगर्मियों और रंगों के एक नए गुलदस्ते के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।